हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, कल आपका मैथ्स का पेपर है तो हम सॉल्व कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा बेसिक्स क्लियर करेंगे ताकि अगर नंबर्स चेंज भी आए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये रिलेटेड है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड। मतलब अब देखेंगे हम क्या होता है क्यूब। देखिए क्यूब क्या होता है, पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, ये होता है क्यूब है ना। इसमें क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है एंड हाइट होती है। ठीक है, और तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, जैसे जो स्क्वायर होता है ना, इसकी 4 साइड इक्वल होती है ना, ये ए होती है, ए और ए है ना। तो आपको पता है स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है ना। ऐसे ही जो क्यूब होता है, इसकी जो ये साइड होती है, तीनों लेंथ, ब्रीथ और हाइट ये इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने इन्हें क्या माना, ए। ठीक, ये हमने मान लिया ए। और आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम मतलब घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, ए स्क्वायर होता है। ऐसे ही वॉल्यूम का क्या होता है, ए क्यूब होता है। और हमें क्या दिया हुआ है, साइड 5 दी हुई है ना। तो हम क्या जानते हैं, साइड ऑफ क्यूब ए इज इक्वल टू, हमें कितनी दी हुई है, 5 है ना। और हमें क्या पता है कि वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। और ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 5 है ना, 5 का क्यूब। अब किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है कि उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे स्क्वायर में क्या होता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा होता है 125। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ गया वॉल्यूम क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया हमारा, 125। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और यदि आपको क्यूब की साइड 5 की जगह मान लो 4 दे दी हुई, तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या करोगे, हमें पता है कि ए क्यूब होता है, साइड हमें 4 दी हुई है तो 4 का क्यूब लिखेंगे। फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है, ये जो ए की वैल्यू है ना, आपको 4 5 6 7 कुछ भी आ सकती है। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम के क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की पावर 3। और अभी मैंने बताया कि क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट क्या होती है, सेम होती है। इसलिए हम करते हैं ए की पावर 3, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तीनों का मल्टीप्लाई। जैसे अगर रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल हमारा ऐसे होता है ना, इसको हिंदी में आयत बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों इक्वल होती है और ये दोनों इक्वल होती है, मतलब कि 2 लेंथ होती है और 2 ब्रीथ होती है। तो 2 लेंथ इक्वल होती है, 2 ब्रीथ इक्वल होती है। तो इसका एरिया क्या लिखते हैं हम, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ। ऐसे ही क्यूब में साइड दी हुई है इक्वल, इसलिए उनका वॉल्यूम होता है ए इंटू ए इंटू ए। मतलब ये 3 टाइम है, इसलिए ए की पावर 3। तो आपको फॉर्मूला भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और क्यूब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज 210 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ क्लोथ ऑफ सेम टाइप। मतलब कि जो 5 मीटर का कपड़ा है वो 210 रुपये का आ रहा है, 5 मीटर का कपड़ा 210 रुपये का आ रहा है। तो जो 13 मीटर का कपड़ा है वो कितने का आएगा, हमें प्राइस बताना है ना। तो क्या करते हैं, हमें नहीं पता कितने का आएगा, तो हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं ना, कि मानो एक्स रुपीज़ का आएगा। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको प्रॉपर लिखना है इस तरीके से कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और अच्छे से सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे। क्या है, हमने क्या माना, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर क्लोथ कितना माना, एक्स रुपीज़। ठीक है, हमें नहीं पता है क्योंकि। अब बनाओगे आप टेबल। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना होता है, ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों, क्योंकि 5 मीटर क्लोथ 210 रुपीज़ का आ रहा है, तो 13 मीटर क्लोथ कितने रुपए का आएगा। जब यहाँ पर 5 मीटर क्लोथ ले रहे थे तो 210 रुपीज़ का आ रहा था। अब और कपड़ा बढ़ गया है ना, और इंक्रीज़ हो गया, ये 13 मीटर ज़्यादा हो गया, तो पैसे भी तो ज़्यादा देने पड़ेंगे ना। यहाँ 210 दे रहे हैं तो यहाँ पर भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो क्या होता है, जब ये भी इंक्रीज़ होता है ना तो ये भी इंक्रीज़ होता है, और ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जब दोनों चीज़ें इंक्रीज होती है ना तो वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम ऐसे टेबल बनाएंगे। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ क्लोथ। ठीक, और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्लोथ। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है।
देखिए लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है 5 मीटर जब हम क्लॉथ ले रहे थे तो 210 रुपीज़ का आ रहा था। अब 13 मीटर का क्लॉथ हम ले रहे हैं तो कितने रुपए का आ रहा नहीं पता, तो हमने क्या माना x रुपीज़ का आ रहा। ठीक है, बस अब क्या करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन कि बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 5 मीटर क्लॉथ 210 रुपीज़ का है तो 13 मीटर क्लॉथ x रुपीज़ का होगा, है ना। और जब हमारे पास ऐसी टर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि तिर्यक गुना करते हैं। तो 5 का x में मल्टीप्लाई 5x और 13 का 210 में मल्टीप्लाई। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 5 मल्टीप्लाई में है ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। देखिए ट्रांसफर होकर कोई चीज़ प्लस में होती है तो वो माइनस की हो जाती है, कोई माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगी, कोई मल्टीप्लाई में होती है तो वो इधर आके डिवाइड में हो जाती है, जैसे अभी 5 होगा। और यदि कोई नंबर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ डिवाइड में लाएंगे। x इज इक्वल टू 13 इंटू 210 एंड अपॉन में 5। अब क्या 5 से ये कैंसिल हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर कोई नंबर की यूनिट डिजिट 0 है या 5 के टेबल में आती है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, 210 में को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, यहाँ बचेगा 1, फिर लिखेंगे ये 0 एंड 5 2 जा 10, है ना। ये हो गया 0, मतलब कि 42 टाइम में कंप्लीट डिविजिबल हो गया ये। तो क्या करेंगे, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 42 टाइम। अब क्या करेंगे, 13 इंटू 42। अब क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 13 इंटू 42, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 4 1 जा 4 और प्लस 1 5, 6 2 + 2 4 एंड ये 5। तो क्या आ गई हमारी एक्स की वैल्यू 546 रुपीज़, है ना। कि मतलब जो 5 मीटर का कपड़ा 210 रुपये का आ रहा था, अब वो 13 मीटर का कपड़ा कितने रुपए का आएगा, 546 का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। आपको रटना कुछ भी नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा कि 5 मीटर का कपड़ा 210 रुपये का है तो 13 मीटर का कितने का है बताइए। आपको मान लीजिए ऐसा आ गया 3 मीटर का कपड़ा 200 रुपीज़ का है तो बताइए 6 मीटर कपड़ा कितने का आएगा। तो आपको सेम ऐसे ही करना है कि 3 मीटर कपड़ा 200 रुपीज़ का है तो 6 मीटर का हम मान लेंगे x रुपीज़ का है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 3 येलो बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट रेड बॉल। मतलब कि एक जो बैग है उसमें 5 रेड बॉल्स है एंड 3 येलो बॉल्स है, मतलब टोटल कितनी बॉल हो गई, 8 बॉल है। और हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालना है, रेड बॉल आने की। देखिए पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी होता है, ये इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन में होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक, मान लीजिए एक ये बैग है और इसमें क्या है, 5 येलो बॉल थी एंड 5 रेड बॉल थी और 3 येलो बॉल है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि 5 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। ठीक, और टोटल आउटकम क्या होता है कि उस बैग में टोटल कितना सामान है, टोटल कितनी बॉल है। तो क्या बोला है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल तो हमारी 5 ही है ना, कितनी भी बॉल निकालोगे 5 से ज़्यादा आने वाली नहीं है क्योंकि 5 ही रेड बॉल है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाता है 5, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या हो जाता है 3। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ती है और आंसर आ जाता है। जैसे कोई बोलता है कि एक सिक्का है, ठीक है, सिक्के में कितने आउटकम होते हैं, 2 होते हैं, हेड होता है और टेल होता है। किसी ने बोला हमने कॉइन को टॉस किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 1 हो जाएगा क्या, फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितने हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल कितने आउटकम है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो आपको सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमें, क्या गिवन है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, कितने हैं टोटल आउटकम, 5 + 3 8 है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हो 5 रेड बॉल + 3 येलो बॉल। ठीक, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या बोला है, रेड बॉल निकलनी है। ठीक है, मतलब कि रेड कितनी है, 5 है, 5 से ज़्यादा आ नहीं सकती, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5। अब अभी जस्ट हमने देखा
कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। तो क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग रेड बॉल, मतलब कितने हैं 5, 5 बॉल आ सकती है क्योंकि 5 ही रेड बॉल है, और टोटल कितनी है 5 रेड है और 3 क्या है येलो है, मतलब कि 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको ये नंबरिंग चेंज होकर के जो भी क्वेश्चन आए, जिन्होंने क्वेश्चन में जो कंडीशन रखी हुई होती है वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम, और जो टोटल सामान होता है वो क्या होता है हमारा टोटल आउटकम। तो ऐसे अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप प्रोबेबिलिटी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड सम। सम मीन्स क्या होता है, एडिशन, है ना, इसका मतलब क्या होता है एडिशन। हमें इन्हें ऐड करना है और इसका रिजल्ट जो आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या है, लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 7pq, ये क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, माइनस क्यू स्क्वायर, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं साथ में, है ना, जुड़े होते हैं ये, तो वो क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और फिर हो जाएगा प्लस, क्योंकि सम निकालना है, और ये क्या होता है माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 7q स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन होता ना तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते। ठीक है, जैसे यहाँ -2 होता और यहाँ ऐसा होता 3p + 4, है ना, तो क्या होता यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस, तो 2 3 जा -6p, और यहाँ पर भी क्या है प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस, तो -4 2 जा 8। मतलब ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस वाली डिजिट है तो अंदर सब जो प्लस में थे वो कैसे चेंज हो गए, माइनस में चेंज हो गए। लेकिन अभी हम ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन यदि माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 7pq माइनस क्यू स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 7q स्क्वायर, है ना, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ बाहर है प्लस। अब देखिए पी स्क्वायर वाला और कहाँ पर है, ये है, इन्हें साथ में लिखिए, पी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। और पी क्यू वाला कहाँ है, ये है, तो ये है हमारा 7pq एंड ये है माइनस 2pq। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर वाले कहाँ है, ये है, तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर। अब इन्हें करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो p स्क्वायर है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3p स्क्वायर में से p स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 2p स्क्वायर बचेगा ना, और बड़ी डिजिट के सामने का साइन हमेशा लगता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 3p स्क्वायर, इसके सामने है माइनस, तो ये आ जाएगा -2p स्क्वायर। ठीक, उसके बाद है माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 7pq + 2pq कितना हो जाएगा 9pq, लेकिन बड़ी डिजिट के सामने क्या है माइनस, तो -9pq। ठीक, उसके बाद है इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, अब क्या है क्यू स्क्वायर वाले, तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट बड़ी डिजिट के सामने माइनस का साइन है इसलिए -7q स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 8q स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस सिंप्लीफाई करना है आपको और ये रिजल्ट लाना है, यही होता है हमारा आंसर। और साइन का ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही एग्जाम में आए तो आपको डरना नहीं है, उनको ईजिली ऐड करना है। देखो AB + BC + CA एंड -BC - CA - AB, क्या करना है, इन्हें ऐड करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, AB + BC + CA प्लस, और ये क्या था -BC - CA - AB। अब यहाँ प्लस साइन है तो ये चेंज नहीं होंगे, जैसे कि वैसे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा AB + BC + CA, ये -BC - CA - AB। एक और बार बता रही हूँ, यदि यहाँ माइनस साइन होता या हम इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे होते तो इनके सभी के साइन क्या हो जाते, प्लस हो जाते, चेंज हो जाते। ठीक है, पर अभी प्लस है इसलिए नहीं होंगे। अब देखिए AB वाला और कहाँ है, ये है, इनको साथ में लिखिए, ये क्या है -AB। अब BC वाला कहाँ है, ये है, तो प्लस ये BC और ये -BC। अब CA कहाँ है, ये है और ये है, तो प्लस CA एंड ये -CA। अब AB में से AB माइनस हो गया तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ये BC में से BC माइनस हो गया तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी कैंसिल, और ये CA में से CA माइनस हो गया तो ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया हमारा 0, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन समझ गए होंगे, और सब्ट्रैक्शन होता है तो सेम ऐसे ही साइन का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, और ऐसे ही सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन द इक्वेशन, मतलब कि देखिए ये क्या है, ये है कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये कभी बदलने वाले नहीं होते, लेकिन जो z है ये क्या होते हैं
वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि z की जगह अगर कुछ और वैल्यू पुट करेंगे तो ये बदल जाएगा, इनका आंसर है ना, इनका रिजल्ट। लेकिन ये क्या है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाला। तो हम क्या करते हैं, हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको चैप्टर 1 में सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने आपको सिखाया था जैसे यहाँ पर x होता तो x वालों को एक साइड करो और जो सिंपल नंबर्स है उन्हें एक साइड करो, तो ऐसे ही इनको भी करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे, हम पहले अच्छे से लिखेंगे कि जो हमें गिवन है 6 + 2z, ठीक है। अब क्या करना है, z वालों को एक साइड करो, 4z, और ये जो प्लस का 2z है इधर आके माइनस का 2z हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कोई चीज़ प्लस में होती है तो ट्रांसफर होकर माइनस की हो जाती है, माइनस होती है तो ट्रांसफर होकर प्लस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई की हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और फिर क्या होगा, ये 6 जैसा का वैसा, और ये जो माइनस का 2 है इधर साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब 4z में से 2z माइनस हो गए तो क्या बचा, 2z, और यहाँ क्या करेंगे, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो मल्टीप्लाई में है, अभी मैंने आपको बताया था जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो काय में आती है, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये 8 के आ जाएगा अपॉन में। क्या 8 2 की टेबल में आता है, 2 से कैंसिल हो सकता है, हाँ, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4, और ये हो जाएगा आंसर। सिमिलरली आपको ऐसे ही कोई और इक्वेशन आ गई, उसमें लिखा हो 4x + 8 = 2x + 3, तो अब क्या करोगे, फिर वेरिएबल्स को एक साइड करोगे, कांस्टेंट को एक साइड करोगे, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी, ये 4x है और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, तो -2x = ये 3 है और ये प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा -8। अब 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x = 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5। लेकिन बड़ी डिजिट के सामने जो साइन होता है हमेशा वो लगाना पड़ता है, तो 8 के सामने माइनस है इसलिए आंसर क्या आएगा, -5, ठीक। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो x = -5/2, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन्हें भी कैसे सॉल्व करना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए ऐसा तो वेरिएबल्स को एक साइड करो, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड करो, और जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको इधर अकेला करो और सबको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑन कटिंग अ 5/3 मीटर क्लॉथ फ्रॉम अ 7/2 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ विल बी लेफ्ट। मतलब कि 5/3 मीटर का एक क्या है, ये क्लॉथ है, ठीक है, एक कपड़ा है, इसमें से 7/2 क्या दिया हुआ है हमें, 7/2 मीटर ये क्लॉथ है, इसमें से 5/3 मीटर क्लॉथ क्या किया, मतलब कि कट कर दिया है ना। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है ये कितना है, हमें ये बताना है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये टोटल ये होता 8 मीटर है ना, और आपको बोला जाता है कि 3 मीटर कपड़ा इसमें से कट कर दिया, तो आप बोल देते ना कि 5 मीटर बचा है, तो आपने क्या किया, माइनस किया है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए नीचे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। क्या दिया हुआ है हमें, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, प्रॉपर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी दी हुई है हमें, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी दी हुई है, 7/2 मीटर, ठीक है। और क्या किया है, लेंथ ऑफ क्लॉथ टू कट, लेंथ ऑफ क्लॉथ टू कट कितना कट किया है, 5/2 मीटर। जैसे अभी मैंने आपको बताया 8 मीटर था, उसमें से 5 मीटर कट कर दिया तो 3 मीटर बचा है ना, लेफ्ट है। ऐसे ही 7/2 मीटर क्लॉथ है टोटल, ठीक है, कितना है, 7/2 है, और उसमें से 5/2 मीटर क्लॉथ कट कर दिया तो कितना बचेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, माइनस ही तो करना है ना। तो आप डरते क्यों हो, ये रेशनल नंबर है ना, तो डरना नहीं है इससे। क्या करेंगे, अब ऐसी टर्म आ जाती है तो नीचे जो नंबर होता है उनका एलसीएम लेते हैं। अब ये सेम है ना, तो 2 और 2 का ऐसे एलसीएम लेंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 ही आना है, तो ये सेम। और जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर जैसा का वैसा लिखते हैं। जैसे 2 की टेबल में 2 1 टाइम में आता है, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 = 7, -2 के टेबल में ये 2 1 टाइम में आता है, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 × 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 2, अपॉन में है 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1। तो जो 1 मीटर क्लॉथ लेफ्ट बचा है ना, इसी के बारे में वो पूछ रहे थे कि इतने मीटर कपड़े में से इतना कट कर देंगे तो कितना बचेगा, तो कितना लेफ्ट बचा है, 1 मीटर, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक और बेसिक चीज़ सीख लीजिए। मान लीजिए यहाँ एलसीएम सेम आ रहा था, बट यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता कि 5/4 जो मीटर क्लॉथ है उसमें से आपको 5/8 मीटर जो क्लॉथ है उसमें से आपको 2/4 मीटर क्लॉथ कट करना है, तो कितना लेफ्ट बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये सेम नहीं है, तो अब क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम लेते हैं। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी होगी, सेम ऐसे ही सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8। क्या करना होता है, इनको डिवाइड करना होता है। ठीक है, 2 1 जा 2 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 मोर टाइम ये 1 सेम और 2 1 जा 2। जब तक नीचे 1 1 नहीं आता क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये क्या होता है हमारा एलसीएम। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। और इसे जल्दी से करने की ट्रिक ये है कि बड़े डिजिट का टेबल इतनी बार पढ़ना पड़ता है कि वो दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे 8 है ना यहाँ पर, तो 8 बन जाए 8। अब 8 4 के भी टेबल में आता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो 8 की टेबल में 8 1 टाइम में आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर ये -4 की टेबल में 8 कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में, 2 का 2 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 -2 2 जा 4 और अपॉन में क्या था 8। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 1 और अपॉन में 8। तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, कि इतने क्लॉथ में से इतना अगर कट करेंगे तो 1/8 मीटर क्लॉथ क्या होगा, बच जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेक द पॉइंट 3,5 इज इट सेम पॉइंट विच शो 5,3। मतलब कि क्या ये पॉइंट सेम है क्या जो शो करता है 5,3 को। ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। और आई होप आप सभी को इतना तो पता होगा कि ये एक्सिस होते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई होता है। ठीक है, ये होते हैं 0,0, जहाँ एक्स वाई दोनों होते हैं वहाँ क्या होता है 0 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, 0,0। तो हमें क्या शो करना है 3,5 को। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई एक्सिस की, सेम ये भी एक्स की होंगी और ये वाई एक्सिस की। इसे क्या बोलते हैं, अक्ष, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इन्हें एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ में शो करना है। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, सीधा बनना चाहिए। ठीक है, ये x, ये हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा y। ठीक है, ये स्ट्रेट होना चाहिए लेकिन वो बन नहीं पा रहा। तो क्या बोला है हमें, 5 तक इधर लिख लो, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 0 0 होता है ना, और इधर भी सेम ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि 5 के आगे नंबर नहीं है 3,5। ठीक है, अब हमने देखा कि जो 3,5 था वो क्या था, एक एक्स एक्सिस था और एक वाई का होता है। ठीक है, पॉइंट, तो एक्स पर 3 पर आओ, ये रहा, और वाई का क्या है 5, तो वाई ये है 5 और एक्स ये है 3। तो हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर जाना है, वाई के तक, 5 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का 3 मिल गया और वाई एक्सिस का 5 मिल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3,5 और ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। ठीक, अब क्या बोला है कि क्या 5,3 भी यहीं पर शो होता है। ये जो 5,3 है, क्या ये एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो क्या ये भी यहीं शो होगा। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 5, अब एक्स एक्सिस पे आ जाइए 5 पर, ये हम आ गए, और वाई की है 3। ठीक है, तो वाई की ये है 3, है ना, और एक्स की क्या थी 5, ये। ठीक है, एक्स की थी 5 और वाई एक्सिस की वैल्यू थी 3, तो ये हो गया 5,3। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। तो क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में हम लिखेंगे नो पॉइंट 3,5 इज नॉट सेम एज 5,3। मतलब कि ये जो है सेम वहीं पर नहीं दिखा पा रहे हम लोग, क्योंकि उसकी प्लेस अलग है। ठीक है, एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन, 2, 2,4 ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, ये जो स्टार्टिंग के होते हैं ये एक्स एक्सिस के होते हैं और ये जो है ये वाई एक्सिस के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम अभी जैसे किया था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो सेम वैसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पर भी सेम
1 2 3 4 5, देखिए थोड़ा इससे और बड़ा होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। 6 7, स्ट्रेट नहीं बन पा रहा है, इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए, ठीक है। अब क्या हमें 1 t इस पे रिप्रेजेंट करना है 2, ठीक है। तो क्या है 1 कहाँ है, ये है 1, है ना, x एक्सिस का 1 ये रहा, और 2 कहाँ है y का, ये रहा। तो 1 और 2 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। 2, 4 मतलब x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 4, तो ये है y और x एक्सिस का 2 ये है, ठीक है। कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। 3, 6 मतलब x एक्सिस का 3 ये रहा, और 6 कहाँ है y एक्सिस का, ये रहा ऊपर, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसे आप लाइन खींचोगे, ठीक है, और 6 कहाँ रहा, ये। ऐसे ही आप 4 और 8 को भी रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिलेगी एक ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ से ऐसी स्ट्रेट आपको लाइन मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो पॉइंट है इनको रिप्रेजेंट कर दोगे कि यहाँ पर 2, 4 है ना, यहाँ पर 3, 6 है। बस ऐसे आपको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है। ये थोड़ा ख़राब सा डायग्राम बना है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे जल्दी से आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने कोशिश की आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस, ठीक है। क्या करना है हमें, इसे सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले 2 2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को। तो -4/5 इंटू 3/7, ठीक है, और मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9, ठीक है। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और ये क्या है माइनस, तो माइनस साइन का ख्याल रखना है। और 7 5 जा 35, ठीक है। मल्टीप्लाई 14 5 जा कितना हो जाएगा, ये और कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, और ये माइनस को नहीं भूलना है, ठीक है, -35, और 8 3 जा 24, ठीक है। क्या ये और कैंसिल हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। कैसे, ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और ये 35 से 35 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या है, -1 मल्टीप्लाई -1, और आपको मैंने कितनी बार बताया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो और अपॉन में क्या था 2, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/2, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, फाइंड। देखिए कहीं पर किन्हीं जगह पर ऐसा लिखा हुआ है फैक्टराइज, लेकिन वो गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन में, फाइंड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो शायद। a² 2ab - 5, क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a² का जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a² का a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा a² इंटू 2ab, ठीक है, माइनस अब क्या होगा a² का 5 के साथ, तो क्या होगा 5 इंटू a²। इतना समझ गए आप। अब क्या होगा, यहाँ पर भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा a³, तो ये है 2, और ये हो जाएगा a की पावर 3, और ये हो जाएगा b, और ये -5 का a² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a², और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जब एक्सपोनेंट्स एंड पावर हमने पढ़ा था तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, जब बेस सेम हो, ठीक है। तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, कब, जब बीच में मल्टीप्लाई हो। तो आप याद रखो कि मल्टीप्लाई किसके जैसा दिखता है आपको, प्लस के जैसा, है ना। तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, ठीक। और यदि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दिया हुआ है तो डिवाइड आपको किसके जैसा दिखता है, माइनस के जैसा। तो क्या होता है, n की पावर माइनस हो जाती है, तो a की पावर m माइनस n। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि मल्टीप्लाई था, तो हमने क्या किया था, पावर ऐड कर दी थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काम आएंगे। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर आपको। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में अभी समझा दूँ। 64 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। मतलब हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, LCM ऐसे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 ऐसे लेते थे LCM, है ना, 2 8 जा 16, जब तक 1 1 नहीं आता, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 1 आ गया तो क्या आ गया, 2 1 2 3 4 5 6, है ना, क्या आ गया 6 टाइम क्या आ गया 2 1 2 3 4 5
एंड 6, ठीक है, इसके फैक्टर आ गए। अब क्या करते थे, जब स्क्वायर रूट फाइंड करना होता था तो 2 2 के पेयर बनाते थे ना, 1 2 3, तो इसका पेयर ये बन गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब पेयर बनता है तो एक 2 बाहर आता है और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। तो क्या हो गया, 8 का स्क्वायर रूट हो गया ये, ठीक है, समझ गए हो आप। मतलब जो 64 है वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। जब आप 8 × 8 करोगे ना तो 8 8 जा 64 आता है ना, तो ये हमें ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। लेकिन हमें क्या बोला गया है, बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हमें इस मेथड से नहीं करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि हमें इवन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पता होगा, सॉरी ऑड नंबर की, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, देखिए इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, है ना, जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, फिर यहाँ पर 3 5 7 9, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हमें क्या लेना है, ऑड नंबर, ठीक। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखोगे क्या गिवन है हमें, गिवन नंबर इज 64, फिर यहाँ पर लिखोगे बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऑड नंबर्स लेने, ठीक है, कितने, 1 3 5 7 9 11 13 15, या और ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, ठीक है। और हमारा नंबर क्या था, 64, तो सबसे पहले 64 को यहाँ लिखोगे। और ये सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होती है, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस, तो 64 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 63, ठीक है। अब फिर से इस 63 को यहाँ पर लाओ, माइनस 63 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 60, ठीक है। फिर 60 को यहाँ पर लाओ, 60 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 55, फिर 55 को यहाँ पर लाओ, जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें माइनस करना है, ठीक है। 55 में से 7 माइनस करेंगे तो 48, ठीक है। फिर 48 को यहाँ पर लाओ, फिर 48 में से 9 माइनस करेंगे तो 39, ठीक। फिर 39 को लाओ यहाँ पर, फिर इसमें से 11 माइनस कीजिए, 39 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 1, हाँ 28। फिर 28 को यहाँ पर लाए, 28 में से 13 माइनस करेंगे तो 15, ठीक है। फिर 15 को यहाँ पर लाओ, अब देखो 15 में से 15 माइनस हुआ तो क्या आया, 0, अब जा कर के 0 आया है। मतलब यहाँ हमारी सब्ट्रैक्शन मेथड खत्म हुई। अब हम इन्हें गिनेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या हो जाएगा, द स्क्वायर रूट, यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, ठीक है। ऐसे 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का, ठीक है। जब आप स्क्वायर के अंदर 8 × 8 लिखोगे ना और स्क्वायर रूट में पेयर बना के बाहर आता है तो ये 8 बाहर आता है, यही 64 का 8 8 जा 64 होता है ना, तो ये जो 8 है ये किसका स्क्वायर रूट है, 64 का। तो आई होप आप समझ गए होंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे समझ लीजिए, क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे हमें दिया हुआ है 2y, 24xy और हमें बोला गया है कि इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, 2y को तोड़िए, फैक्टर मीन्स होता है तोड़ना, 2 × y, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × y, ठीक। फिर 24x और y, ठीक है, इनको तोड़ना है। 24 के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, LCM लेकर, ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और फिर अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो आगे आओ, 3 के टेबल पे आओ, 3 1 जा 3। मतलब 24 को 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, ऐसे होता है ना। तो ये होगा 24 के फैक्टर। और क्या है, x × में है y, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए इतना हमने कैसे किया। अब हमें बताना है कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम हो, ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो ये हो गया इनका कॉमन फैक्टर। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y, ठीक, तो ये भी हो गया इनका कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर 2 3x है लेकिन ऊपर है क्या, नहीं है ना। यदि यहाँ पर भी होता 2 3 या x तो हम फिर उनका पेयर बना के इनको यहाँ बाहर निकाल देते, तो ये क्या होते हैं इनके कॉमन फैक्टर। तो अभी यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ 2 एंड y, तो ये क्या हो गया इनके कॉमन फैक्टर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 21 AB, 49 AB²। अब हमें इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। 21 AB के कैसे करेंगे, 3 7 जा 21 होता है ना, तो 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B,
ये हो गया इनके कॉमन फैक्टर, ये इनके फैक्टर हो गए। अब 49 पर आओ, 49ab²। अब सभी को पता है कि 7 7 जब 49 होता है, एंड ये a है ना मल्टीप्लाई, और ये b की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम लिख दो, ठीक। अब देखो यहाँ 3 है, लेकिन क्या यहाँ 3 है? नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता कॉमन फैक्टर। ये यहाँ पर 7 है और ये 7 है, ठीक है, तो ये हो गया इनका कॉमन फैक्टर। यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो ये भी हो गया कॉमन फैक्टर। यहाँ b है, नीचे भी b है, तो ये हो गया इनका कॉमन फैक्टर। अब 3, इधर 3 नहीं है, यहाँ भी है बट यहाँ भी नहीं है, तो ये नहीं होंगे। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 7ab, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट और ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में इसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का हो या फैक्टर का हो, है ना, या रेशनल नंबर्स का हो, या जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए सब्ट्रैक्शन मेथड का हो, तो आप कर लोगे, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कल आपका एग्ज़ाम है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, जितना अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे भी बोल सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।